माय यूट्यूब चैनल द यंग इंडिया एकेडमी। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग पीवाईक्यू सीरीज को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, जो लास्ट वीडियो आई थी उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 25 इनको कवर किया था। आज की इस वीडियो से हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से जो है स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब आज के इस लेक्चर के अंदर आपको थोड़ा सा चेंज दिख रहा होगा। जो लास्ट वीडियो आई थी ना उसके अंदर भी हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे ना वो सारे पीवाईक्यूज थे एसएससी एग्जाम्स के। ठीक है, चाहे फिर वो सीजीएल में क्वेश्चंस आए, चाहे फिर वो सीएचएसएल में आए, ठीक है, चाहे फिर वो एमटीएस में आए, सीपीओ में आए, ठीक है, या किसी और एग्जाम के अंदर आए, बट हमने सारे क्वेश्चंस ना पीवाईक्यूज ही डिस्कस किए थे डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर से। अब मैंने क्या किया है, हर क्वेश्चन के आगे एक तो आपको ये मेंशन्ड है कि कौन से पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर कौन से ईयर में ये क्वेश्चन आया और कौन से टॉपिक से आया। ठीक है, यानी कि ईयर, ठीक है, एग्जाम एंड टॉपिक, ये तीनों चीजें अब जो है हर क्वेश्चन के आगे आपको मिलेगी। ठीक है, तो इससे आपको ये श्योरिटी हो जाएगी कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस हैं जो पीवाईक्यूज के अंदर आए हैं। ठीक है, अब ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस मैं बाद में मोस्ट प्रोबेबल भी करवाऊंगी। ठीक है, तो उनके आगे नहीं लिखा होगा, उनके आगे मोस्ट प्रोबेबल भी लिखा होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी कलर्स डज सनलाइट कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, यानी कि सनलाइट के अंदर कितने कलर्स होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया एमटीएस 2021 एग्जाम के अंदर। और ये जो क्वेश्चन है दिस इज फ्रॉम द टॉपिक लाइट एंड ऑप्टिक्स। ठीक है, जो क्वेश्चन है दिस इज फ्रॉम द टॉपिक लाइट एंड ऑप्टिक्स। यस, ठीक है, तो सनलाइट के अंदर कितने कलर्स होते हैं? सनलाइट के अंदर टोटल 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, 7 कलर्स होते हैं और इन 7 कलर्स को विबग्योर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, विबग्योर के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब ये विबग्योर क्या डिनोट करता है? ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? V मींस वायलेट, ओके, I मींस इंडिगो, B मींस ब्लू, G means green, Y means yellow, O means orange and R means red। यानी कि ये जो 7 कलर्स होते हैं, ठीक है, ये मिलके बनाते हैं विबग्योर। और जो सनलाइट होती है, सनलाइट जो है वो इन्हीं 7 कलर से मिलके बनी होती है। ठीक है, जो सनलाइट है वो इन्हीं 7 कलर से मिलके बनी होती है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, 7 कलर्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी। ठीक है, एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी एमटीएस 2021 में आया था और कौन सा टॉपिक से आया था? क्वेश्चन आया था लाइट एंड ऑप्टिक्स से। अब क्या है ना, जैसे मान लो एक क्वेश्चन जो है वो मैंने मेंशन किया वो एमटीएस 2021 में आया, तो आपको ये नहीं समझ लेना। ठीक है, और हो सकता है मैंने एमटीएस 2021 के यहाँ पे 5 क्वेश्चंस लिए हुए हो डिफरेंट टॉपिक से, और वो सारे क्वेश्चंस जो है मैंने मेंशन किया हुआ एमटीएस 2021 में आए। तो आपको ये नहीं समझना कि सारे क्वेश्चंस जो थे वो जनरल स्टडीज के अंदर एमटीएस में साइंस वाले टॉपिक से ही आ गए। ये हो सकता है कि वो जो क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंट शिफ्ट्स में आए। ठीक है, क्योंकि एसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं वो डिफरेंट शिफ्ट्स के अंदर होते हैं, तो अलग अलग शिफ्ट में कौन से टॉपिक से उस पर्टिकुलर साल में कौन सा क्वेश्चन आया वो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो मैं ऑब्वियसली यहाँ पे शिफ्ट नहीं मेंशन की है। ठीक है, बट मैंने ये मेंशन किया हुआ है कि कौन से एग्जाम के अंदर कौन से ईयर में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया। ठीक है, चलो नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी। तो एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? एलईडी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, एलईडी की जो फुल फॉर्म होती है दैट इज लाइट एमिटिंग डायोड। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, अब ये जो लाइट एमिटिंग डायोड होता है ये होता क्या है? दिस इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस। ठीक है, ये क्या होता है? ये सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। ठीक है, ये क्या होता है? एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो विजिबल लाइट को एमिट करता है। कब? जब इलेक्ट्रिक करंट दिया जाए। ठीक है, दैट एमिट्स
visible light when इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन, ठीक है, यानी जब इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जो डिवाइस है ये क्या करता है, विजिबल लाइट को एमिट करता है, ठीक है। विजिबल लाइट कौन सी होती है, जो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, विच इज विजिबल टू अस, ठीक है, तो वो होती है विजिबल लाइट, ठीक है। और एलईडी की फुल फॉर्म क्या है, एलईडी की फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये जो बाकी सारे ऑप्शन है, लीनियर इमरजेंसी डिवाइस, लिक्विड एमिटिंग डिस्प्ले और लाइट एमिटिंग डिवाइस, ये सभी ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की अभी हम लोग बात कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। यस, सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, dash is defined as the temperature to which the air would have to cool at constant pressure and constant water vapor content in order to reach saturation। अब ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया सीजीएल, ठीक है, सीजीएल एसएससी सीजीएल 2022 के अंदर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल 2022 के अंदर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से पूछा गया। क्वेश्चन है कौन सा वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर एयर जो है, ठीक है, एयर वुड हैव टू कूल, ठीक है, यानी कि एयर क्या हो जाती है, एयर कूल हो जाएगी किसके ऊपर, एट कांस्टेंट प्रेशर, एक कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर एंड कांस्टेंट वाटर वेपर कंटेंट, यानी कि वाटर वेपर का जो कंटेंट है, जो मात्रा है वाटर वेपर की भी, वो भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, इन ऑर्डर टू रीच सैचुरेशन, ताकि वो क्या कर सके, ठीक है, बेसिकली जो एयर है वो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच सके, एयर जो है वो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच सके। तो वो जो टेम्परेचर होता है उसको क्या बोला जाता है, ठीक है, वो जो टेम्परेचर होता है उसको क्या बोला जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ड्यू पॉइंट, ठीक है, उसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये जो टेम्परेचर है ये वो टेम्परेचर होता है, ठीक है, जिसपे बेसिकली जो एयर होती है ना, it needs to be cool, ठीक है, जो एयर है बेसिकली वो क्या होती है, बेसिकली इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो ठंडी होनी चाहिए ताकि क्या हो सके, बेसिकली टू अचीव रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है यहाँ पे 100% हो जाए, ठीक है, सैचुरेशन हो जाए, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोला जाता है, ठीक है, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोला जाता है, ठीक है। अब एयर टेम्परेचर क्या होता है, एयर टेम्परेचर क्या होता है, अगर एयर टेम्परेचर की बात की जाए, ठीक है, तो एयर टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है विच इज टेम्परेचर ऑफ एयर, ठीक है, सराउंडिंग द इन पॉइंट्स को ना आप लिखते रहे साथ साथ, ठीक है, इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल को जो एयर सराउंड करती है उस पर्टिकुलर एयर का कितना टेम्परेचर है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एयर टेम्परेचर। और ये किसमें मेजर की जाती है, मेजर की जाती है डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या और जो डिफरेंट यूनिट्स होती हैं टेम्परेचर की, उनमें क्या किया जाता है, एयर टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, ठीक है, एयर टेम्परेचर को क्या किया जाता है, बेसिकली मेजर किया जाता है, ठीक है, ओके। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की अगर बात की जाए तो व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्या होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब होता है हाउ मच वाटर वेपर, ठीक है, हाउ मच वाटर वेपर, क्या बोला मैंने, हाउ मच वाटर वेपर इज इन द वाटर एयर मिक्सचर, इज प्रेजेंट इन द वाटर एयर मिक्सचर, यानी वाटर एयर का जो मिक्सचर है उसके अंदर कितना वाटर वेपर का अमाउंट प्रेजेंट है, कितना वाटर वेपर का अमाउंट प्रेजेंट है, उसको बोला जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी,
ठीक है, उसको बोला जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, जो वाटर वेपर का जो मिक्सचर है उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है उसको बोला जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब सरफेस टेम्परेचर क्या होता है? सरफेस टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर जो है, ठीक है, टेम्परेचर एट और नियर अ सरफेस। ठीक है, यानी कि किसी सरफेस के ऊपर या किसी सरफेस के आसपास कितना टेम्परेचर है उसको बोला जाता है सरफेस टेम्परेचर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। तो अब आपको सभी टेम्परेचर्स कौन कौन से होते हैं, इनका क्या मतलब होता है, ये आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Next question is question number 29. The sun heats the earth during the sun heats the earth through. अब ये क्वेश्चन आया था CPO 2019 के अंदर, कौन से टॉपिक के अंदर से? हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के अंदर से। ठीक है, यानी कि जो सन है वो अर्थ को कौन से पर्टिकुलर फिनोमिना, आपसे यहाँ पे ना फिनोमिना का नाम पूछा हुआ है। ठीक है, कौन से पर्टिकुलर फिनोमिना की वजह से जो सन की हीट है वो अर्थ तक पहुंचती है। ठीक है, तो वो जो फिनोमेना होता है वो क्या होता है? बेसिकली रेडिएशन फिनोमेना होता है। ठीक है, जो सन की रेडिएशन होती है, ठीक है, उसी के फॉर्म में क्या होती है? बेसिकली जो हीट है, ठीक है, जो सन की हीट है वो हमारे तक पहुंचती है। ठीक है, यानी कि सन की जो हीट है वो रेडिएशन के फॉर्म में क्या होती है? अर्थ तक पहुंचती है। तो जो फिनोमेना है उसका नाम हो जाएगा रेडिएशन। ठीक है, अब फिजन का यहाँ से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, कंडक्शन और कन्वेक्शन क्या होता है ये मैं आपको अभी बता दूं। ठीक है, कंडक्शन और कन्वेक्शन में क्या होता है, यहाँ पे ना आपस में पार्टिकल्स का इंटरेक्शन होना बड़ा जरूरी है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे को कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, इसको लेट से हम लोग क्लास में बैठे हैं, ठीक है, हम ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं और इस क्लास के अंदर 10 बच्चे बैठे हैं एक लाइन के अंदर। ठीक है, मेरे को ये जो पेन है, ठीक है, इसको मेरे को 10 स्टूडेंट के पास में जो है पहुंचाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? बेसिकली मैंने फर्स्ट स्टूडेंट को दिया, फर्स्ट स्टूडेंट को बोला सेकंड को दो, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, ऐसे करके जो पेन है वो 10th तक पहुंचा। ठीक है, यानी कि क्या हुआ? हर एक मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन हुआ। ठीक है, और उसके बाद में फाइनली जहां पे पहुंचना था, ठीक है, लेट्स से यहां से कोई मॉलिक्यूल यहां पे पहुंचना था, तो बेसिकली जितने भी मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच में क्या हुआ? यहाँ पे एक इंटरेक्शन हुआ और उसके बाद में ये वहां तक पहुंचा। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है? कंडक्शन के अंदर यही होता है। ठीक है, यानी कि आपस में मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन होता है और उसके बाद में क्या होता है? वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या वो जो पर्टिकुलर एनर्जी है वो फिर क्या होती है? बेसिकली उस पर्टिकुलर सोर्स के पास में जहां में पहुंचानी है वहां पे पहुंच जाती है। ठीक है, कुछ ऐसा सही केस जो होता है वो कन्वेक्शन के अंदर होता है, यानी कि यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन तो होगा। यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन तो दोनों में हो रहा है। ठीक है, बट कंडक्शन के अंदर हर मॉलिक्यूल क्या करता है? इंटरैक्ट करता है। ठीक है, रास्ते में जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे वो सब इंटरैक्ट करेंगे। कन्वेक्शन के अंदर सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरैक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, तो ये भी जो दो फिनोमिना होते हैं ये भी क्या? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये तीनों ही किसके अंदर? हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पड़ जाते हैं। ठीक है, तो आई होप अभी तक आपको ये फिनोमिना समझ में आ गए होंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। व्हिच फोर्स हेल्प स्विमर्स फ्लोट इन द एयर? ठीक है, यानी कि कौन सा फोर्स होता है जिसकी हेल्प से या जिसकी वजह से जो स्विमर्स होते हैं वो वाटर के अंदर, पानी के अंदर तैर पाते हैं। ये क्वेश्चन CHSL 2019 के अंदर पूछा गया हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक के अंदर से। ठीक है, ऑप्शन में क्या क्या दिया? मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स तो हो ही नहीं सकता। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? ऑपोजिट फोर्स होता है। अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूँ तो फ्रिक्शनल फोर्स इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। बायोन फोर्स, ओके, यस, बायोन फोर्स जो होता है वो करेक्ट होता है। ठीक है, सो व्हाट इज बायोन फोर्स? बायोन फोर्स जो होता है वो एक अपवर्ड फोर्स होता है। ठीक है, जो किसके ऊपर लगता है? एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है व्हेन इट इज, यानी कि जब वो ऑब्जेक्ट जो है पार्शियली
कुछ हद तक और फुली या फिर पूरा का पूरा इमर्स्ड इन वाटर, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर है, ठीक है, वाटर के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को इमर्ज किया गया, लेट से कोई बॉल है उसको हमने पानी के अंदर डाला, तो जब उसको डाला, जब तक उसको पूरा नहीं डाला या वो सरफेस के ऊपर भी है, तो क्या होगा, वाटर उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा, ठीक है, वाटर उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा उसको बैलेंस करने के लिए, और उसी फोर्स को क्या बोला जाता है, उसी फोर्स को नाम दिया जाता है बायोन फोर्स, ठीक है, उसी फोर्स को क्या नाम दिया जाता है, बायोन फोर्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा बायोन फोर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन क्या है, इफ Q इज इक्वल टू नेट चार्ज, Q क्या है, चार्ज है, ओके। अच्छा, चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम, ठीक है, चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, दैट इज कूलम, ठीक है, ओके। सिंबल Q होता है, T इज इक्वल टू टाइम, ओके। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, यानी आपको 3 इक्वेशन दी हुई है, इनमें से आपको बताने की कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, CGL 2022 के अंदर आया था इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स वाले पोर्शन के अंदर से, ठीक है। यानी अभी तक आपने एक बात देखी होगी कि अभी तक इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस की हमने बात की वो सारे क्वेश्चंस फिजिक्स वाले चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, चार्ज, टाइम, ठीक है, और यहाँ पे थर्ड क्वांटिटी और आपको दिख रही है विच इज आई। आई क्या होता है, आई इज इलेक्ट्रिक करंट, आई क्या होता है, आई इज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। करंट का क्या फॉर्मूला होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, ये होता है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये फॉर्मूला होता है। अब ये आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो डायरेक्टली इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपको बस चार्ज का फॉर्मूला है, इनमें से किसी एक क्वांटिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसी से हम बाकी सब निकालें। अच्छा, इसको टी स्मॉल कर लेते हैं, ठीक है। टी का मतलब क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू क्यू बाय आई हो जाएगा। क्या ये यहीं पे, यहाँ पे कहीं पे है, नहीं है, क्यू इनटू आई है, क्यू अपॉन आई नहीं है, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। क्यू इज इक्वल टू आई अपॉन टी, नहीं ये भी नहीं होगा। आई इज इक्वल टू क्यू इनटू में टी, नहीं ये भी नहीं होगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द चेंज ऑफ पोजीशन, वेरी सिंपल वेरी इजी क्वेश्चन, सीजीएल 2022 के अंदर आया हुआ था। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारे बच्चों को ना साइंस जो होती है वो जनरल स्टडीज वाले टॉपिक के अंदर, स्पेशली उन बच्चों को जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते, उनको काफी मुश्किल लगती है साइंस। बट आप देख रहे होंगे कि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। हाँ, कुछ एक या दो क्वेश्चंस कभी किसी शिफ्ट में होते हैं किसी भी एग्जाम की जो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, बट मोस्टली क्वेश्चंस जो आते हैं वो इजी आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है सीजीएल 2022 के अंदर फोर्स एंड प्रेशर वाले पोर्शन से आया था, ठीक है। डैश इज द चेंज ऑफ पोजीशन, तो पोजीशन के अंदर जब चेंज होता है विद टाइम, तो हम क्या बोलते हैं, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किस में होता है, वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो मोशन में होता है, ठीक है। रेस्ट और मोशन जब हमने पढ़ा था तो हमने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत डिटेल में बात की थी, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मोशन हो जाएगा। स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ, यानी कि कितना पाथ लेंथ उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या बॉडी ने कवर किया उसको बोला जाता है टोटल पाथ लेंथ या डिस्टेंस, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मोशन, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मोशन, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। चलो, friction depends on the smoothness of the surfaces, the force of friction always dash the applied forces। अब इसमें बोला हुआ है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स मैंने आपको बताया था, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, ऑपोजिंग फोर्स होता है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, ऑपोजिट फोर्स होता है, यानी अगर मैं ऐसे जा रही हूँ तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ऐसे लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो अगर हमको इतनी सी बात पता है तो हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली निकाल सकते हैं।
इसमें बोला हुआ है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ऑलवेज क्या करता है, डैश द अप्लाइड फोर्सेस, यानी उसको क्या करता है, ये पूछा हुआ है। रिफ्लेक्ट्स, रिफ्लेक्ट्स का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, लाइट से थोड़े ना रिलेट कर रहा है। ऑपोजिट यस, कंडक्ट्स नो, एड्स अप टू नो। अगर एड्स अप टू कर रहा हो तो वही मतलब हो गया ना कि वो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, पर सेम डायरेक्शन में तो एक्ट ही नहीं कर रहा, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑपोजिट द अप्लाइड फोर्सेस। ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। हाउ मेनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैन एम शेल हैव। ओके, यहां से हमारे पास केमिस्ट्री के क्वेश्चंस अभी शुरू हो गए। ठीक है, हर वीडियो लेक्चर के अंदर हम यही करेंगे, कुछ क्वेश्चंस जो है वो फिजिक्स वाले पोर्शन से, कुछ क्वेश्चंस केमिस्ट्री वाले पोर्शन से और कुछ क्वेश्चंस बायोलॉजी वाले पोर्शन से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आपको बोला है कि एक एम शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। एक क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2022 की किसी पर्टिकुलर शिफ्ट में आया होगा और ये क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले टॉपिक के अंदर से। ठीक है, तो इससे आपको ये भी पता चल रहा है कि कौन से टॉपिक से कौन से शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अब क्या होता है, बेसिकली 4 शेल होते हैं, के, एल, एम और एन। कितने शेल होते हैं, 4 शेल होते हैं और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं। इनके अंदर क्या फिल किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज क्या होता है ना, ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स के अलावा और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के अलावा एक होते हैं प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स क्या होते हैं, हमें प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, और कितने पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जितना एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है एक एटम के अंदर उतना ही पॉजिटिव चार्ज, जितना नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक एटम के अंदर है उतना ही पॉजिटिव चार्ज उस पर्टिकुलर एटम में प्रोटॉन के ऊपर होगा। ठीक है, एंड जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जो होते हैं बेसिकली ये न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, शेल्स में बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, शेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और 4 शेल्स होते हैं, के, एल, एम और एन। ठीक है, ये 4 शेल्स होते हैं। अब इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फिल किए जाते हैं वो किए जाते हैं 2n² रूल के हिसाब से। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल वो इक्वल होता है 2n² रूल के अकॉर्डिंग। अब n क्या होता है पता है, n इज 1 2 3 4। 1 किसके लिए, के शेल के लिए, 2 किसके लिए, एल शेल के लिए, 3 किसके लिए, एम शेल के लिए और 4 किसके लिए, एन शेल के लिए। ठीक है, तो के, एल, एम, एन इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर हमसे एम शेल के लिए पूछा हुआ है तो हम क्या करेंगे, बेसिकली 2n² रूल अप्लाई करेंगे। 2 into में 1 2 3, एम शेल के लिए क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3, 3 3 are 9, 9 into 2 equals 18, यानी 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम एम शेल के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया, काफी इजी क्वेश्चन था, बस हमने थोड़ा सा समझाने के अंदर टाइम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, इन 1897। अच्छा, अब आपको ये याद रखने की डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कब हुई, 1897 के अंदर। अब हो सकता है आपको वो नाम दे दे कि किसने डिस्कवर किया, ईयर पूछ ले, तो वो आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन सीजीएल 2019 के अंदर पूछा गया। कौन से टॉपिक से पूछा गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम टॉपिक से पूछा गया। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम टॉपिक से पूछा गया। तो जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन जो थे इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो थॉमस अल्वा एडिसन जो थे इन्होंने क्या किया था, बल्ब बनाया था। एडिसन साहब ने क्या बनाया था, बल्ब बनाया था, इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया था। निकोला टेस्ला जो है, ठीक है, ये बेसिकली इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ही डिफरेंट कंट्रीब्यूशंस दिए। ठीक है, और आइजैक न्यूटन जो थे इन्होंने क्या दिए, बेसिकली लॉज ऑफ मोशन दिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेसिकली जे थॉमसन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने ईयर 1897 के अंदर की थी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन इज एन एलोट्रॉप ऑफ। ठीक है, ओजोन जो है वो किसका एलोट्रॉप होता है,
सीजीएल 2022 के अंदर पूछा गया मेटल्स नॉन मेटल्स एंड एलॉयज टॉपिक के अंदर से। अब ओजोन किसका एलोट्रोप होता है ना, इसके लिए आपको ओजोन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, O3 होता है। अब जैसे ही आपको O3 पता चल गया तो इससे आपको पता चल गया कि ओजोन जो है किससे बना हुआ है, ओजोन जो बना हुआ है वो बना हुआ है ऑक्सीजन से। ठीक है, ऑप्शन ए क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड नो, कार्बन तो कहीं भी प्रेजेंट ही नहीं है, हाइड्रोजन नो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन क्या था, नेक्स्ट ऑप्शन जो था दैट वाज नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन भी नहीं, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑक्सीजन। ठीक है, दैट इज ऑक्सीजन। ठीक है, ओके, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, नेम द ओनली मेटल दैट इज एंटीबैक्टीरियल। ठीक है, आपको बताना है कौन सा ऐसा मेटल है जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज कैरी करता है। सीजीएल 2020 के अंदर पूछा गया मेटल्स नॉन मेटल्स और अलॉयज टॉपिक के अंदर से ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 4 मेटल्स दिए हुए हैं, सोडियम, कॉपर, आयरन एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, अच्छा आपने अक्सर सुना होगा कि कॉपर जो होता है, कॉपर को तांबा बोला जाता है। तांबे के बर्तन में अगर आप पानी पीते हैं तो वो आपके लिए काफी हेल्दी होता है। ठीक है, हेल्दी क्यों होता होगा, सोचो, हेल्दी में भी इसीलिए होता हो ना क्योंकि उसके अंदर कुछ में भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है ना, इसीलिए तो बोला जाता है ना। अब आप एक बात बताओ, क्या आप सोडियम को ऐसे कंज्यूम कर सकते हो, नहीं कर सकते। आयरन बहुत जल्दी रस्ट लग जाता है, उसको कर सकते हो, नहीं। एल्युमिनियम के बर्तन हम लोग यूज करते हैं, एल्युमिनियम को हम लोग यूज करते हैं, बट कॉपर के लिए जनरली ऐसा बोला जाता है कि कॉपर के जो यूटेंसिल्स होते हैं वो काफी यूजफुल होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके जो अलॉयज होते हैं, अलॉयज क्या होते हैं बेसिकली, वो डिफरेंट फॉर्म जिनके अंदर कॉपर एक मेजर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एग्जांपल क्या क्या होता है कॉपर के अलॉयज का, ब्रास। ठीक है, ब्रास एक अच्छा एग्जांपल होता है, इसके अलावा ब्रॉन्ज। ठीक है, तो ये जो होता है बेसिकली कॉपर जो मेटल होता है, ठीक है, कॉपर जो मेटल होता है इसके अंदर अच्छी खासी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कॉपर। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज पीएच वैल्यू ऑफ अबाउट 14। अब पीएच जो होता है, पीएच 0 से 7, पीएच 7 और पीएच जो है वो 7 से 14, एग्जैक्ट 7 जो होता है उसको न्यूट्रल पीएच माना जाता है। उसको क्या माना जाता है, न्यूट्रल पीएच माना जाता है। जिस भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का पीएच 7 होगा वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, 0 से 7 या इसलिए लिखते हैं मे बी 6.999, इस तरीके से क्या होता है बेसिकली 0 से 7 तक जिसका भी पीएच होता है वो जो सब्सटेंस होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। एसिडिक इन नेचर है यानी कि वो सॉर सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, वो क्या होंगे बेसिकली सॉर सब्सटेंसेस होंगे और एसिड्स जो है सारे इस पीएच के होते हैं। ठीक है, 7 to 14 के अंदर जो भी सब्सटेंस होगा वो क्या होगा बेसिकली बेस होगा। ठीक है, जितने भी बेसिस होंगे वो किसके अंदर होंगे बेसिकली पीएच 7 to 14 की रेंज में होंगे। और जो बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं, बिटर इन नेचर होते हैं। ठीक है, बेसिस जो होते हैं वो क्या होते हैं बेसिकली बिटर इन नेचर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली ब्लड की अगर बात की जाए, ठीक है, आपको सबका थोड़ा पीएच पता होना चाहिए। तो ब्लड क्या होता है बेसिकली, इट इज स्लाइटली बेसिक, आपको याद रखना है। ब्लड का जो पीएच होता है ना दैट इज स्लाइटली बेसिक इन नेचर। ठीक है, स्लाइटली बेसिक होता है। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये तो है ही बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। ठीक है, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, लेमन जूस जो होता है, ठीक है, लेमन जूस जो होता है वो सॉर इन नेचर होता है। लेमन जूस क्या होता है बेसिकली सॉर इन नेचर होता है। ठीक है, ओके, यहाँ पे pH 14 पूछा हुआ है ना, यानी कि हमें यही पूछा हुआ है कि बेस कौन सा होगा। जस्ट अ मिनट, आई थॉट हमें pH 7 बोला हुआ है। ठीक है, ओके, तो ब्लड जो है वो स्लाइटली बेसिक है, बेसिक तो है यानी कि, पर बहुत ज्यादा बेसिक नहीं है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ओके, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की अगर बात की जाए, ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है उसका जो पीएच होता है दैट इज अराउंड 10.5। ठीक है, पीएच जो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का दैट इज अराउंड 10.5। ठीक है, 10.5 के अराउंड होता है। लेमन जूस का जो पीएच होता है, ठीक है, लेमन जूस का जो पीएच होता है दैट इज अराउंड 2.52।
लेमन जूस सॉर इन नेचर होता है, ये तो होता ही एसिडिक है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच है इन सब के अंदर हाईएस्ट होता है, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या, सिनाबार इज द ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। अगेन ये क्वेश्चन मेटलर्जी वाले पोर्शन से है और एमटीएस 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब सिनाबार क्या होता है, ठीक है। सिनाबार एक ओर होता है, ठीक है, जो किस मेटल से बना होता है, मरकरी से बना होता है। सिनाबार जो होता है वो मरकरी से बनता है, ठीक है। मरकरी मेटल का ओर होता है सिनाबार, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेसिकली ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मरकरी, ठीक है। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था। और मरकरी का जो सिंबल होता है दैट इज Hg। मरकरी का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Hg होता है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। नेम एन एल्काइल बेंजीन widely used as a chemical intermediate in the production of phenol। यानी कि आपको एक ऐसे अल्काइल बेंजीन का नाम बताना है जो एज अ केमिकल इंटरमीडिएट काम करता है फिनॉल की प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है, फिनॉल की प्रोडक्शन के अंदर। अब ये जो क्वेश्चन है ये बच्चों को थोड़ा सा फंसाने वाला है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो पोर्शन होता है जो बच्चों को जनरली डिफिकल्ट होता है, ठीक है। नॉन साइंस बैकग्राउंड वालों को नहीं, साइंस बैकग्राउंड वालों को भी जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। सीजीएल 2022 के अंदर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्यूमीन, फ्यूरान, स्टाइरिन और टॉलिन, ठीक है, ये आपको दिए हुए हैं, ठीक है। अब जो क्यूमीन होता है, ठीक है, जो क्यूमीन होता है बेसिकली ये किसकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है आइसोप्रोपाइल, ठीक है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन के अंदर। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस ये एज अ फ्यूल यूज होता है, ठीक है, और क्रूड ऑयल में भी यूज होता है, ठीक है। तो क्यूमीन की बात तो ये हो गई। अच्छा, ओके, अब अगर बात की जाए फ्यूरान की, ठीक है, फ्यूरान की अगर बात की जाए तो फ्यूरान क्या होता है, बेसिकली रेजिन और फार्मास्यूटिकल्स के अंदर यूज होता है, ठीक है, रेजिन और फार्मास्यूटिकल्स के अंदर यूज होता है, ठीक है। ओके, स्टाइरिन जो होता है, स्टाइरिन किसके अंदर यूज होता है, ये यूज होता है लेटेक्स मेकिंग के अंदर। स्टाइरिन किसके अंदर यूज होता है, लेटेक्स मेकिंग के अंदर यूज होता है। और जो टॉलिन होता है, टॉलिन किसके अंदर यूज होता है, बेसिकली पेंट्स के अंदर, थिनर के अंदर, ठीक है, या फिर जो नेल पॉलिश होती है उसको बनाने के अंदर भी जो टॉलिन होता है वो यूज होता है। अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, ताकि आपको इनके कुछ कुछ यूजेस भी याद रहे, ठीक है। ये जितने भी पर्टिकुलर ऑप्शंस दिए हुए हैं इनके बेसिकली यूजेस आपको याद रहे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि टॉलिन जो है उसके एप्लीकेशंस क्या हैं तो वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको एक बारी के लिए ये भी बता दिया, ठीक है। अब हम लोग अगर इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो वो हम लोग देखें। यस, तो अब मैंने क्यूमीन के बारे में आपको सबसे पहले क्या बताया था, मैंने क्यूमीन के बारे में बताया था ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता है, और इसी को हम लोग बेसिकली एल्काइल बेंजीन भी बोलते हैं, ठीक है। और आपसे क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में, देखो एक एल्काइल बेंजीन का ही नाम पूछा हुआ है, ठीक है। आपसे क्या पूछा हुआ है, बेसिकली एक एल्काइल बेंजीन का ही नाम पूछा हुआ है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, क्यूमीन, ठीक है। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, क्यूमीन, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। नाउ प्रोपेन एंड ब्यूटेन आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस। आपको बताना है कि ये जो आपको 4 गैसेस के नाम दिए हुए हैं, ठीक है, ये जो शॉर्ट फॉर्म्स दी हुई हैं, इनमें से प्रोपेन और ब्यूटेन किसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो आपको बताना है।
CHSL 2022 के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अब अगर बात की जाए LNG की, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अगर बात की जाए प्रोपेन और ब्यूटेन के फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। प्रोपेन क्या होता है? प्रोपेन इज C3H8। क्या बोला मैंने? C3H8 इसका फॉर्मूला होता है। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10, ठीक है। C3H8 एंड C4H10 ये क्या होते हैं? बेसिकली इनके फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। अब प्रोपेन और ब्यूटेन जो होते हैं वो किसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं? ये मेन कंपोनेंट्स जो होते हैं वो होते हैं LPG के। LPG क्या होता है? LPG इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। LPG के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है। ये जो दो होते हैं ये LPG के मेन कंपोनेंट्स के अंदर काउंट किए जाते हैं। LPG के मेन कंपोनेंट्स के अंदर ये काउंट किए जाते हैं, ठीक है। अब अगर बात की जाए CNG की, CNG क्या होता है? CNG इज compressed natural gas, ठीक है। LPG की बात होगी, LPG इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। LNG क्या होता है? LNG क्या होता है? बेसिकली LNG इज लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ओके। LNG इज लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये हो गई बात। अब यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि जो प्रोपेन और ब्यूटेन है वो किसके मेन कंपोनेंट्स है? वो जो मेन कंपोनेंट्स है वो LPG के मेन कंपोनेंट्स है, ठीक है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। व्हिच इज द कॉमन नेम ऑफ पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस? बायोलॉजी स्टार्ट हो गई है ना? ओके, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेम यहाँ पे आपको बोला हुआ है, ठीक है। अच्छा, जब भी हम लोग साइंटिफिक नेम लिखते हैं ना तो या तो उसको इटैलिक्स में लिखते हैं या फिर उसको अंडरलाइन करते हैं, तो मैंने इसको सेपरेटली अंडरलाइन कर दिया। CHSL 2022 के अंदर साइंटिफिक नेम वाले टॉपिक्स के अंदर से ये पूछा गया था, ठीक है। तो पार्थेनियम जो होता है वो होता है कैरेट ग्रास, ठीक है। पार्थेनियम जो होता है वो क्या होता है? कैरेट ग्रास होता है, ये आपको याद रखना है। बहुत ही कॉमन है पार्थेनियम, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कैरेट ग्रास हो जाएगा। अब अगर बात की जाए लेमन ग्रास, लॉन ग्रास और हॉर्स ग्रास, ये इसके एग्जांपल नहीं होंगे। हॉर्स ग्रास जो है वो किससे मिलती है? हॉर्स टेल से, ठीक है। और इनको इक्विसेटम भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? इक्विसेटम बोला जाता है, ठीक है। लॉन ग्रास जो है, ठीक है, लॉन ग्रास की अगर बात की जाए, लॉन ग्रास जो है वो फैमिली पोएसी से होती है। कौन सी फैमिली से होती है? फैमिली पोएसी से क्या होती है? बेसिकली लॉन ग्रास होती है, ठीक है। और अगर बात की जाए लेमन ग्रास, लेमन ग्रास की अगर बात की जाए तो जो लेमन ग्रास होती है दैट इज सिम्बोपोगल, ठीक है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। इनके नाम आप याद रख सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। अगेन ये क्वेश्चन साइंटिफिक नेम से है, यस। CGL 2021 के अंदर पूछा गया व्हाट इज द नेम ऑफ बोटैनिकल नेम ऑफ मैंगो? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। मैंगो का जो बोटैनिकल नेम होता है दैट इज मैंजीफेरा, या मैंगीफेरा भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, इंडिका, ठीक है। ये जो है इसका बोटैनिकल नेम होता है, ये इसका क्या होता है? बेसिकली बोटैनिकल नेम होता है मैंगो का, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बाकी जो आपको बोटैनिकल नेम दिए हुए हैं, कोकोस न्यूसीफेरा, ये किसका बोटैनिकल नेम होता है? ये होता है कोकोनट का, ठीक है। ये किसका होता है? कोकोनट का होता है। मोनूल लॉन्गिफोलियम, ये किसका होता है? अशोका ट्री का होता है। किसका होता है? अशोका ट्री का होता है। और कैजुअराइना जो होता है, कैजुअराइना क्या होता है? बेसिकली दिस इज आयरन वुड, कैजुअराइना इज आयरन वुड, ओके। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। Moving on to the next question, question number 44. Which of the following vitamins is absent in eggs? आपसे पूछे हुए इनमें से कौन सा जो विटामिन है वो एग्स के अंदर एब्सेंट होता है, ठीक है। CHSL 2022 के अंदर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स वाले पोर्शन से ये क्वेश्चन पूछा गया। फर्स्ट इज विटामिन बी, सेकंड इज विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन के, ठीक है। तो बेसिकली एग्स के अंदर क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं,
विटामिन सी जो है वहां पर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। यस, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते एंड वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ये किनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अपने खाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो आपको बता, यहाँ बोला हुआ देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स। ओके, ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम? सीपीओ 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया न्यूट्रिशन इन एनिमल से। कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स का तो मतलब ये हो गया ना कि वो कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हेटेरोट्रॉफ्स हैं। ठीक है, ओके। ओमनिवोर्स, ओमनिवोर्स भी क्या होते हैं? दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, तो ये भी क्या है? बेसिकली हेटेरोट्रॉफ्स है। कार्निवोर्स भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं और हर्बीवोर्स भी क्या खाते हैं? दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। तो इनमें से सभी जो है, ठीक है, सभी जो है बेसिकली है तो हेटेरोट्रॉफ्स ही। ठीक है तो हेटेरोट्रॉफ्स ही। तो इसमें जो है बेसिकली जो एसएससी है, एसएससी ने करेक्ट ऑप्शन जो बताया था वो बताया था हर्बीवोर्स। बट असल में अगर देखा जाए तो ये सभी क्या है? बेसिकली हेटेरोट्रॉफ्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। ये सभी क्या करते हैं? बेसिकली हेटेरोट्रॉफ्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था वो एसएससी ने थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बच्चों के लिए बनाया था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 46, न्यूमेटोफोर्स आर स्पेशलाइज्ड डैश इन हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, तो न्यूमेटोफोर्स होते क्या हैं? बेसिकली सीजीएल 2022 के अंदर पूछा गया, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वाले पोर्शन से ये क्वेश्चन पूछा गया। न्यूमेटोफोर्स क्या होती है? एक स्पेशल टाइप की रूट्स होती है। न्यूमेटोफोर्स क्या होती है? बेसिकली स्पेशल टाइप की रूट्स होती है जो हाइड्रोफाइट्स के अंदर मिलती हैं। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो एक्वाटिक एनवायरनमेंट के अंदर मिलते हैं। ठीक है, यानी कि एक्वाटिक हैबिटेट के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स या जो प्लांट्स मिलते हैं उनको क्या बोला जाता है? हाइड्रोफाइट बोला जाता है। एग्जांपल क्या हो जाएगा? एग्जांपल हो जाएगा साल्विनिया। ठीक है, साल्विनिया जो है वो एक एग्जांपल है हाइड्रोफाइट का। इसके अलावा एग्जांपल क्या हो सकता है? इसके अलावा एग्जांपल हो सकता है वाटर हाइसिंथ, और इसके अलावा क्या एग्जांपल हो सकता है? इसके अलावा एग्जांपल हो सकता है हाइड्रोला। इसके अलावा क्या एग्जांपल हो सकता है? इसके अलावा एग्जांपल हो सकता है हाइड्रोला। ठीक है, तो न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड टाइप की रूट्स होती है। ठीक है, दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर आपको पता है न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं तो आप एकदम से क्या कर सकते हो? रूट्स को टिक कर सकते हो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 47, tiny pores present on the surface of leaves are known as, very simple question, CHSL 2021 के अंदर पूछा गया न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वाले पोर्शन से। टाइनी पोर्स जो सरफेस ऑफ लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं, इनका नाम शायद ही किसी को ना पता हो, इनका नाम होता है स्टोमेटा। इनका नाम क्या होता है? स्टोमेटा होता है। ठीक है, और मोस्टली जो स्टोमेटा है, ठीक है, जो मोस्टली प्रेजेंट होते दोनों सरफेस पे हैं लीफ के, बट मोस्टली ये लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मोस्टली किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं? लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म इससे रिलेटेड नहीं है, नो। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है, और न्यूक्लियस, नो, न्यूक्लियस भी नहीं होगा। ठीक है, ओके, सो आई होप यहां तक आपको समझ में आया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। Which of the following diseases is caused by prolonged deficiency of vitamin D? विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा डिसीज जो है वो होता है? एमटीएस 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रॉम द टॉपिक डेफिशिएंसी एंड डिसीजेस से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज रिकेट्स, ऑप्शन नंबर बी चिकन पॉक्स, ऑप्शन नंबर सी स्कर्वी एंड ऑप्शन नंबर डी इज मेरास्मस। ठीक है, तो विटामिन डी की वजह से जो डिजीज कॉज होता है उसका नाम होता है रिकेट्स। उसका नाम क्या होता है? रिकेट्स। तो करेक्ट आंसर तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा। ठीक है, ओके। स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से कॉज होता है। स्कर्वी जो है वो बेसिकली विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से कॉज होता है। ठीक है, और मेरास्मस जो होता है, ठीक है, मेरास्मस जो होता है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से होता है। मेरास्मस जो है वो
बेसिकली मैक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? बेसिकली वो न्यूट्रिएंट्स जो हायर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोला जाता है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल क्या हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा और कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? और कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? और हो सकते हैं फैट्स और प्रोटीन्स। ठीक है, तो बेसिकली मेरास्मस जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से होता है, विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से ऐसे नहीं होता। ठीक है, विटामिन डी या सी की डेफिशिएंसी की वजह से नहीं होता। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following diseases is not caused by a flavivirus? यानी कि यहाँ पे वायरल डिसीजेस की बात की जा रही है। एमटीएस 2021 के अंदर डेफिशिएंसी एंड डिजीजेस से अगेन ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, सबसे पहले बात की गई है पोलियो, ठीक है, डेंगू, येलो फीवर एंड जापानीज एन्सेफेलाइटिस। ठीक है, तो पोलियो जो होता है, ठीक है, पोलियो की अगर बात की जाए तो पोलियो जो होता है वो एक वायरल डिजीज होता है। पोलियो क्या होता है? बेसिकली एक वायरल डिजीज होता है जो कौन से वायरस की वजह से कोज होता है? ये होता है पॉलीवायरस की वजह से। ठीक है, पोलियो जो है कितना डेडली डिजीज है ये सबको पता है। ठीक है, तो पोलियो जो है वो पॉलीवायरस की वजह से कॉज होता है। ठीक है, जिसको पोलियो, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? पोलियो माइलिटीज भी बोला जाता है। ठीक है, ओके, और ये क्या होता है? वायरल डिजीज होता है। ये क्या होता है? वायरल डिजीज होता है, और ये कितना डेडली डिजीज होता है, इसकी वजह से लोगों को पैरालिसिस भी हो जाता है। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, पोलियो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड स्टेज इन द मेटामॉर्फोसिस ऑफ अ बटरफ्लाई? सीजीएल 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पोर्शन के अंदर से। ठीक है, एग, प्यूपा, एडल्ट एंड लार्वा। बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल के अंदर 4 स्टेजेस होते हैं। 4 स्टेजेस होते हैं। द फर्स्ट स्टेज इज एग, द सेकंड स्टेज इज लार्वा, ओके, द थर्ड स्टेज इज प्यूपा एंड द फोर्थ स्टेज इज एडल्ट। आपसे कौन सी स्टेज के बारे में पूछा हुआ? थर्ड स्टेज के बारे में। तो थर्ड स्टेज कौन सा हो जाएगा? थर्ड स्टेज इज प्यूपा, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, प्यूपा। ओके, तो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, प्यूपा। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। इसी के साथ आज की वीडियो के अंदर हमने 25 क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से कवर किए, यानी जनरल साइंस के आज हमने 25 क्वेश्चन और जो है इस लेक्चर के अंदर कवर किए। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है देन प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। आई विल मीट यू विद द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग।